नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियाँ बिहार पटना आपसे मुखातिब हूँ। यूट्यूब के सहकार चैनल में आपका स्वागत है। इस अंक में मैं सहकारी समितियों, खासकर पैक्स की प्रबंध समिति के सदस्यों की निर्धारित अर्हता, निर्धारित योग्यता और अयोग्यता की चर्चा करूंगा। आपको विदित है कि पैक्स का निर्वाचन करीब है। स्वाभाविक रूप से लोगों में जिज्ञासा हो कि कौन कौन ऐसे सदस्य हैं या व्यक्ति हैं जो पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं। इस पर मैं प्रकाश डालने के पूर्व थोड़ा सा फिर से स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि बिहार सहकारी समिति नियमावली की धारा 8 और पैक्स की विधियों की धारा 8 में पैक्स के सदस्य होने की योग्यता और अयोग्यता का उल्लेख किया गया है। कोई भी व्यक्ति पैक्स का सदस्य नहीं हो सकता है यदि वो 18 वर्ष से कम आयु का हो। 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति पैक्स का सदस्य नहीं बन सकता है, उसको सदस्यता नहीं दी जा सकती है। यह प्रावधान नियमावली में है, नियमावली 8 में। इसके साथ पैक्स की विधि में एक कंडिका 8 में यह प्रावधान भी कर दिया गया है, जोड़ भी दिया गया है कि जिस किसी व्यक्ति ने पैक्स के कार्य क्षेत्र से अपना निवास स्थान स्थायी रूप से हटा लिया हो, वो भी पैक्स का सदस्य नहीं हो सकता है। यह प्रावधान नियमावली में नहीं है, यह प्रावधान पैक्स की विधि में है। फिर हम नियमावली के प्रावधान की ओर आते हैं। नियमावली के प्रावधान के संबंध में मैंने पहले कहा कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है वह पैक्स का सदस्य नहीं हो सकता है। दूसरा है, वैसा व्यक्ति भी पैक्स का सदस्य नहीं होता है जो पैक्स जिससे संबद्ध है उस सोसाइटी का वह वेतनभोगी कर्मी हो। उदाहरण के लिए पैक्स व्यापार मंडल से संबद्धता प्राप्त करता है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से संबद्धता प्राप्त करता है, तो इन समितियों के वेतनभोगी कर्मी पैक्स के सदस्य नहीं हो सकते हैं। इस स्थिति को समझना चाहिए, यह बहुत ही स्पष्ट स्थिति है। एक और है शर्त है कि उस व्यक्ति को जो व्यक्ति पागल है, अनसाउंड माइंड का है, जिसको डॉक्टरी जांच में प्रमाणित हो गया है, वह भी पैक्स का सदस्य नहीं हो सकता है। पुनः जो दिवालिया घोषित हो चुका हो या जिसने दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन किया हो सक्षम न्यायालय में, वह भी पैक्स का सदस्य नहीं हो सकता है, उसको भी पैक्स का सदस्य नहीं बना सकता है। और अंतिम शर्त यह है कि यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक अपराध से भिन्न अन्य किसी अपराध जिसमें नैतिक दुराचार से संबंधित अपराध भी शामिल है के लिए उसको सजा हो गई हो और यह सजा बरकरार है, उसको रद्द नहीं किया गया है या क्षमा नहीं दिया गया है, तो वैसा व्यक्ति सजा समाप्ति के 5 वर्ष तक पैक्स का सदस्य नहीं बन सकता है। 5 वर्ष के बाद सदस्य बन सकता है, सदस्य बनने की अर्हता वो रखता है। तो मोटे तौर पर जो बिहार सहकारी समिति नियमावली 1959 है, उसकी धारा 8 में स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। उसमें जो बातें जोड़ी गई हैं उससे मैं यह स्पष्ट है कि उससे 18 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए, किसी एफिलिएटिंग सोसाइटी जिसमें एफिलिएशन लिया हो उसका मेंबर वेतनभोगी कर्मी नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और राजनीतिक अपराध से भिन्न अपराध के लिए जिसमें नैतिक दुराचार से संबंधित अपराध भी शामिल है उसको सज़ा नहीं हुई हो, और यदि सज़ा हुई हो या तो सज़ा माफ़ नहीं हुई हो, और इस परिस्थिति में सज़ा बीत जाने के 5 साल तक वह सदस्य नहीं होगा, 5 साल के बाद सदस्य होने की योग्यता रखेगा। और इसमें विधि ने एक और जोड़ दिया है विधि की कंडिका 8 में कि वह किसी व्यक्ति ने यदि पैक्स के कार्य क्षेत्र से अपना स्थायी निवास हटा लिया हो तो वह भी पैक्स का सदस्य नहीं हो सकता है। ये सारी बातें मैंने संक्षेप में आपको समझने की कही है कि पहले तो हम समझ लें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पैक्स का सदस्य नहीं बन सकता है। जिन पर मैंने जो कही है, जो योग्यताएँ लागू होती हैं, यदि वैसे व्यक्ति हैं तो वे पैक्स के सदस्य नहीं बन सकते हैं। अब चूँकि पैक्स का निर्वाचन करीब है, संभावित है, तो अब मैं इस बात पर प्रकाश डालूंगा कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो
पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। जो योग्यताएं निर्धारित किए हैं बिहार सहकारी समिति नियमावली 1959 की धारा 23 की धारा 1 ने, उस पर मैं चर्चा करूंगा कि क्या योग्यताएं हैं। तो सबसे पहली योग्यता यह निर्धारित है कि यदि कोई व्यक्ति पैक्स का सदस्य नहीं है तो पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति का सदस्य होने के लिए अभ्यर्थी नहीं हो सकता है, उम्मीदवार नहीं हो सकता है। वो तो स्पष्ट है, पैक्स का सदस्य होना है। पैक्स का सदस्य नहीं है तो वो किसी भी हालत में चुनाव नहीं लड़ेगा, मतदाता सूची में उसका नाम होगा ही नहीं, और चुनाव लड़ने के लिए प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन के लिए अध्यक्ष सहित मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। पहला। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो शर्त है कि वह व्यक्ति जो प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित होने के लिए या अभ्यर्थी होने के लिए इच्छा रखता है, उसको सोसाइटी से कोई ऋण उसने लिया हो तो उस ऋण का वह व्यतिक्रमी नहीं हो। और व्यतिक्रमी का अवधि भी निर्धारित किया गया है। व्यतिक्रमी के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि यह या तो वह सोसाइटी की विधि में वर्णित अवधि तक के लिए, जो अधिक से अधिक 3 माह हो सकता है, उससे अधिक यदि व्यतिक्रमी हो गया तो वह प्रबंधकारिणी समिति के चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। इसी में एक और है कि यदि वह सोसाइटी के किसी अन्य बकाया के लिए व्यतिक्रमी हो ऋण को छोड़कर, तभी वो प्रबंधन समिति के अभ्यर्थी के रूप में पात्र नहीं होगा। और एक 3 और है कि वह किसी और उसी में है कि किसी और सोसाइटी का हुआ, किसी अन्य सोसाइटी का भी वह व्यतिक्रमी हो गया हो तो भी वह प्रबंध समिति के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नहीं बन सकता है, पात्र नहीं हो सकता है। जाहिर है कि 23 की उपधारा 1 में पहला कंडीशन है कि उसकी सोसाइटी का सदस्य नहीं हो तो वह नहीं लड़ सकता है चुनाव। चुनाव लड़ने के लिए उसको सोसाइटी का सदस्य होना चाहिए। दूसरा है कि नामांकन की तिथि को सोसाइटी से लिए गए ऋण या किसी अन्य बकाया या किसी अन्य सोसाइटी का ऋण का और व्यतिक्रमी नहीं हो। अब थोड़ा सा हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि सोसाइटी की विधि में क्या स्थिति है। पैक्स की विधि में व्यतिक्रमी होने के संबंध में कितना दिन निर्धारित किया गया है। तो पैक्स की विधि का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पैक्स ने कोई अवधि को निर्धारित नहीं किया है। इस कारण जो नियमावली की धारा 23(1) के खंडिका 2 में जो प्रावधान किया गया है 3 माह का, 3 माह से अधिक अवधि का, जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति 3 माह से अधिक अवधि का यदि वह व्यतिक्रमी हो जाएगा सोसाइटी के ऋण का तो वह निर्वाचन में भाग प्रबंधकारिणी के निर्वाचन में भाग लेने का पात्र नहीं होगा, अभ्यर्थी होने का पात्र नहीं होगा। तो हम अधिक स्पष्ट कर दें कि वह अभ्यर्थी होने का पात्र नहीं होगा। अब दूसरी बात यह है कि थोड़ा इस पर भी प्रकाश होना चाहिए कि सोसाइटी का अन्य बकाया क्या है। यह स्थिति होगी कि सोसाइटी का ऋण, सोसाइटी के ऋण की चर्चा करता है, सोसाइटी का अन्य बकाया की चर्चा करता है। पहला तो जिस सोसाइटी के निदेशक परिषद या प्रबंधकारिणी समिति के लिए वो अभ्यर्थी होना चाहता है, उस सोसाइटी का ऋण का उसको व्यतिक्रमी नहीं होना चाहिए, और मैंने स्पष्ट कर दिया 3 माह से अधिक अवधि का। अब है कि अन्य बकाया है, तो अन्य बकाया में क्या आएगा। अन्य बकाया में बहुत सारी चीज़ आ सकती है। इसे उपविधियों में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति यदि सोसाइटी का शेयर लेता है, हालांकि यह शेयर का मूल्य बहुत कम है, 10 रुपया मात्र है, तो उसमें किस्त करने की बात तो नहीं है, लेकिन उपविधि में प्रावधान है कि चाहे तो प्रबंधकारिणी समिति उसको किस्त निर्धारित कर सकती है, और यदि वो उस किस्त की पूरी किस्त की अदायगी नहीं करता है, उसमें चूक करता है, तो भी वह भी प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन का अभ्यर्थी नहीं हो सकता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि सोसाइटी के एक शेयर का मूल्य मात्र 10 रुपया है, और 10 रुपया तो एक ही बार में कोई अदा कर दे सकता है। अब तीसरी बात है कि अन्य किसी रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत सोसाइटी का, यह तो हो गया अपनी अन्य किसी भी पंजीकृत सोसाइटी का यदि व्यतिक्रमी है वह किसी ऋण के संदर्भ में, तो वह तब भी वह प्रबंधकारिणी के निर्वाचन का अभ्यर्थी, निर्वाचन कार्यक्रम में अभ्यर्थी बनने का पात्र नहीं होगा। यह है। अब व्यतिक्रमी क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे पत्र निकले हैं। व्यतिक्रमी क्या है, डिफ़ॉल्ट की स्थिति क्या है, डिफ़ॉल्टर कौन है। इस संबंध में 2014 में माननीय उच्च न्यायालय पटना ने एक निर्णय दिया था। पटना ने निर्णय दिया था कि हर किसी को ऐसे ही, उनका निर्णय का आशा था नहीं, यह था कि हर किसी को ऐसे ही व्यतिक्रमी डिफ़ॉल्टर नहीं घोषित किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि जब बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 41 के अंतर्गत यदि सक्षम प्राधिकार किसी को व्यतिक्रमी डिफ़ॉल्टर घोषित कर दे, तभी उसे डिफ़ॉल्टर माना जाएगा,
न कि बैंक के कहने पर या किसी अन्य संस्था के कहने पर उसे डिफॉल्टर माना जाएगा। बैंक नो ड्यूज दे ना दे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जब तक सक्षम प्राधिकार ने उसको घोषित नहीं किया है डिफॉल्टर, तब तक वो डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा और वह पैक्स की कार्यकारिणी के निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के लिए योग्य होगा। माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय है, 2014 में आया था। इसके बाद निबंधक संयुक्त समिति बिहार पटना ने 2016 में एक पत्र निकालकर इसको स्पष्ट किया, माननीय उच्च न्यायालय के नियमन को। बाद में स्थिति को और स्पष्ट किया हमारे 2019 में, जब रचना पैटिल मर्डन थी रजिस्ट्रार, तो उन्होंने पत्र निकाला, उसमें कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि दो तरह के ऋण दिए जाते हैं, कृषि ऋण और गैर कृषि ऋण। कृषि ऋण तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिया जाता है और उस पत्र में वर्णित है कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो निर्धारित अवधि है, व्यक्तिकर्मी हो गया, तो सोसाइटी भी व्यक्तिकर्मी हुआ और सदस्य भी व्यक्तिकर्मी हुआ। उसमें यह चर्चा नहीं है कि इस तरह के ऋण को कोई सक्षम प्राधिकार डिफॉल्टर करेगा, डिफॉल्ट घोषित करेगा। उसमें बस यही कहा गया है कि सोसाइटी यदि व्यक्तिकर्मी हो गया तो व्यक्तिकर्मी के लिए पैक्स भी व्यक्तिकर्मी हो जाएगा और वह सोसाइटी का जो उसका जो सदस्य भी है उस पैक्स का, वही व्यक्तिकर्मी हो जाएगा, डिफॉल्टर माना जाएगा। इन कैश क्रेडिट ऋण के लिए उसने बहुत विस्तृत उसने बताया है कि कैश क्रेडिट ऋण लेने से कोई प्रबंध समिति कैश क्रेडिट ऋण लेती है या अदायगी नहीं करती है तो उसको ऐसे ही कोई डिफॉल्टर नहीं कर देगा। सर्वप्रथम उसको 41 में डिफॉल्टर घोषित करना होगा। अब 41 में क्या प्रोविजन है, जरा इस पर हम लोग देख लें। इस पर भी चर्चा कर लेना जरूरी है कि चूँकि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि 2014 में जो उन्होंने निर्णय दिया था माननीय उच्च न्यायालय ने कि 41 के तहत जब तक सक्षम प्राधिकार उसको डिफॉल्टर घोषित नहीं करता है किसी प्रबंध समिति द्वारा कैश क्रेडिट ऋण लिए गए ऋण के संदर्भ में, तब उसको डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा। अब हम थोड़ा 41(1) की ओर आके देखें क्या है प्रोविजन। बिहार सहकारी समिति अधिनियम 41 की उपधारा 1 में कहा गया है कि यदि कोई समिति जिसमें सरकार की हिस्सा पूंजी लगी हुई हो या उसने सरकार से ऋण लिया हो या सरकार ने उसके द्वारा ऋण लेने की गारंटी की हो और इस तरह की समिति यदि लगातार ऋण अदायगी में डिफ़ॉल्ट हो रही है तो उसको सक्षम प्राधिकार द्वारा, जो रजिस्ट्रार की बिहाफ में काम करते हैं जो अधिकारी जिनको जिनमें रजिस्ट्रार की स्थिति निहित है, उस समिति को विधिवत आदेश करके पहले तो समिति को सुनवाई का मौका देगा, जैसे प्राय DCO लोग करते हैं, जिला सहकारिता पदाधिकारी करते हैं। तो इस तरह की समितियों को 41(1) में उसको नोटिस किया जाएगा, सुनवाई का मौका दिया जाएगा और सुनवाई के बाद एक आदेश के द्वारा, लिखित आदेश के द्वारा उसको 6 महीने के लिए सुपरसीड किया जा सकता है। और इस आदेश में यह भी लिखना होगा, यदि जरूरी समझा गया था तो कि उस प्रबंधकारिणी समिति के कुछ सदस्यों को या सभी सदस्यों को एक निर्धारित अवधि जो 5 साल से अधिक किसी भारत नहीं होगा, निर्वाचन लड़ने पर रोक लगाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि 41(1) के तहत यदि किसी को अधिक्रमित किया गया और केवल अधिक्रमित कर दिया गया और DCO के ऑर्डर में या जो सक्षम प्राधिकार है उनके आदेश में कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, प्रबंधकारिणी के जो सदस्य हैं, उनको किसी भी अवधि के लिए डिवार नहीं किया गया, निर्वाचन लड़ने से उस आदेश में वर्णन नहीं किया गया कि यहाँ इनको डिवार किया जाता है, लिखित नहीं दिया गया तो डिवार नहीं होंगे। डिवार होने के लिए उस आदेश में जिसमें सोसाइटी को अधिक्रमित किया जा रहा है या स्पष्ट रूप से उस आदेश में उल्लेख होना चाहिए कि इनको इतना अवधि के लिए, जो अधिकतम मैक्सिमम 5 साल के लिए होगा। और उसमें भी 2 स्थिति है, या तो प्रबंधकारिणी के सभी सदस्यों को निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन लड़ने का आयोग घोषित किया सकता है या कुछ सदस्यों को। इस स्थिति में जिन सदस्यों को निर्वाचन लड़ने के लिए आयोग घोषित किया जाएगा वही डिवार होंगे, बाकी सदस्य निर्वाचन लड़ने के लिए निर्वाचन में अभ्यर्थी हो सकते हैं। और दूसरी स्थिति है कि इसमें अवधि क्या है, यदि किसी DCO के आदेश में अवधि 2 साल है या 3 साल है या 4 साल है या 5 साल के लिए है, तो जितनी अवधि है उतनी ही अवधि के लिए डिवार माना जाएगा। यदि 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए डिवार माना जाएगा। सपोज कीजिए कि 2021 में किसी DCO ने किसी समिति को अक्रमित कर दिया और अपने आदेश में उसने 5 साल के लिए प्रबंधकारिणी समिति को डिवार कर दिया, तो जाहिर है कि इस पैक्स चुनाव में वो भाग नहीं ले पाएंगे। वो लोग जो प्रबंधकारिणी समिति सदस्य है इस पैक्स निर्वाचन में वो प्रबंधकारिणी समिति के लिए अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं, नामांकन नहीं कर सकते हैं। लेकिन DCO ने यदि अपने आदेश में मात्र 2 साल के लिए किया हो, 2021 में आदेश दिया 2 साल के लिए किया हो, वे पात्र हो जाएंगे, वे लड़ सकते हैं।
तो कहने का मतलब है कि निर्धारित अवधि का आदेशों को यदि निर्वाचन की प्रक्रिया में से डिबार करने का आदेश लिखित रूप में हो और उसमें अवधि हो और उसमें सदस्यों का नाम हो तो वह एक बहुत बड़ा आधार होगा। मैं फिर एक बार स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक तो प्राय होता है कि ऐसे ही अधिक्रमित कर दिया जाता है, उसमें डिबार का कोई आदेश नहीं लिखा जाता है। दूसरा होता है कि नहीं, अधिक्रमित भी होगा और जो पदमकारिणी करने के सभी सदस्य हैं डिबार होंगे और वे 5 साल के लिए डिबार हो जाएंगे। तीसरी स्थिति यह होती है कि अधिक्रमित भी हुआ, पदमकारिणी समिति के अध्यक्ष सहित कुछ सदस्यों को डिबार किया गया और डिबार करने की अवधि 2 साल या 3 साल हुई। तो यह स्थिति स्पष्ट है। उसी हिसाब से निर्वाचित पदाधिकारी जो होते हैं उनको निर्णय लेना चाहिए, यदि लिखित रूप में डिबार किया गया है तो कितने अवधि के लिए डिबार किया गया है और कितने सदस्यों को डिबार किया गया है। तो मैंने इसमें इसकी चर्चा कर दी। अब थोड़ा सा जो निबंधक महोदय के पत्र में था 41 का जिक्र था कि 41 के तहत डिफॉल्ट होना चाहिए, या उन्होंने सेक्शन 48 का भी जिक्र किया था। तो मैं बता दूं कि सेक्शन 48 में जो हमारी कैश क्रेडिट समितियां लेती हैं, इस बार खासकर हुआ है, या वह अदायगी नहीं की हैं तो उन पर हम लोग अवार्ड करते हैं, अवार्ड फाइल करते हैं। अवार्ड करके सेक्शन 48 में अवार्ड फाइल होता है, उनको फिर यदि सक्षम न्यायालय के में सुनवाई करके उसको डिफॉल्टर घोषित किया गया तो अभी विधिकर्मी की श्रेणी में आया जब तक उस राशि को उसने जमा नहीं कर दिया। उस राशि को जब तक उसने जमा नहीं किया गया तब तक राशि को जमा कर देगा तो विधिकर्मी की श्रेणी से हट जाएगा। इसी तरह से सरचार्ज पर है, सरचार्ज पर हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि वो भी एक क्लॉज है, सब क्लॉज है। सरचार्ज में भी यदि सक्षम प्राधिकार ने उसको अधिभारित कर दिया राशि को तो तब तक वह विधिकर्मी माना जाएगा, तब तक अयोग्य माना जाएगा जब तक वह अधिभारित राशि को जमा नहीं कर देता है। और यह सारी चर्चा है, ये सारी चर्चा में एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि नामांकन की तिथि को, यदि कोई व्यक्ति नामांकन कर रहा है तो उस तिथि को उसको व्यतिक्रमी नहीं होना चाहिए, या सोसाइटी के कोई बकायादार किसी भी बकाया का बकाया नहीं उसके जिम्मे नहीं होना चाहिए। नामांकन की तिथि को, पहले की बात नहीं, मैं नामांकन की पार्टिकुलर डेट की भी बात कर रहा हूँ, इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत हो। इसके साथ साथ और कई अन्य अयोग्यताओं की चर्चा की गई है और इसमें तीसरे के रूप में मैं थोड़ा सरचार्ज प्रोसीडिंग पर प्रकाश डाल देता हूँ। कहा गया है उसमें, रूल्स में कहा गया है 23 में कि यदि सरचार्ज प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया है तो वो भी व्यक्ति टैक्स निर्वाचन में या सहकारी समिति के निर्वाचन में नामांकन के लिए अभ्यर्थी नहीं हो सकता है। तो इस पर मैं थोड़ा ध्यान आकृष्ट करूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था, मैं उसमें ज्वाइंट रजिस्ट्रार भागलपुर था, सरचार्ज केस की सुनवाई कर रहा था। उसका फैसला का लब्बो लुआब यह था कि आप मात्र सरकार केस फाइल हो जाने से ही कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं हो जाता है। पहले उसकी प्रॉपर सुनवाई होनी चाहिए, उसको संबद्ध व्यक्ति को नोटिस होना चाहिए, तब आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि सरचार्ज फाइल किया, डीओ ने सरचार्ज फाइल किया तो पहले उसको होना चाहिए कि प्रॉपर नोटिस होकर उसको सुनवाई का मौका देना चाहिए, और सुनवाई में यदि उसका पक्ष सुनने के बाद यदि कोर्ट को लगता है, न्यायालय को लगता है कि नहीं सरचार्ज ही अंगीकृत करने लायक है, हम लोग अंगीकृत शब्द लिखते थे, नहीं सरचार्ज केस को, अधिभार केस को अंगीकृत किया जाता है। तो हमको लगता है कि जैसे ही, चूँकि एक्ट कह रहा है कि प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ, तो जैसे ही सरचार्ज केस अंगीकृत हो गया तो उसको प्रोसीडिंग इनिशिएट माना जाएगा, वह अयोग्यता की श्रेणी में आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमने उसको प्रोसीडिंग में नोटिस किया, उसको सुना और सुनने के बाद उसके तर्क में बहुत अधिक तथ्य नहीं पाया तो हमने प्रोसीडिंग उसको केस को अंगीकृत कर दिया। इसका मतलब प्रोसीडिंग को हम इनिशिएट कर दिया। एक पॉइंट और है अगला जो अयोग्यता में है, एक वह कह रहा है कि कोई इंक्वायरी, सोसाइटी के समव्यवहार से संबंधित कोई इंक्वायरी लंबित नहीं हो। जिस किसी व्यक्ति पर सोसाइटी के समव्यवहार से संबंधित, सोसाइटी का जो बिजनेस एक्टिविटी है कोई भी हो सकता है, धान की प्राप्ति है, उर्वरक व्यवसाय है, मुख्यमंत्री हरी कृषि संयंत्र योजना है, या भारत सरकार की जितनी योजनाएं आ रही हैं, तो सोसाइटी के समव्यवहार से संबंधित कोई जांच लंबित नहीं है। तो सवाल है कि जांच कौन करेगा, कौन आदेश देगा। तो इसमें जो सेक्शन 35 में जो प्रोविजन है कि रजिस्ट्रार को आदेश देने का अधिकार है, तो रजिस्ट्रार की ओर से यदि कोई आदेश हो तो ही इस श्रेणी में आएगा। रजिस्ट्रार के आदेश पर यदि कोई, निबंधक महोदय के आदेश पर यदि कोई जांच चल रहा है तभी उसको हम अयोग्यता की श्रेणी में लाएंगे। ऐसे साधारण आवेदन पर कोई जांच हो तो उसकी योग्यता की श्रेणी में मेरे ख्याल से उसको नहीं आना चाहिए। निबंधक महोदय का कोई आदेश है, कोई जांच का आदेश होता है, कोई जांच टीम गठित होती है, या कोई न्यायालय का आदेश है, कोई न्यायालय आदेश करती है, तो तभी वह जांच की श्रेणी में आ जाएगा।
जांच की श्रेणी हो गया। अब एक चीज़ और है, इस चीज़ों को ध्यान में लेना चाहिए कि एक चीज़ है कि यदि उस व्यक्ति पर सोसाइटी के व्यवहार से संबंधित कोई मामला लंबित हो जिसमें कोर्ट ने संज्ञान ले लिया हो, तो वो व्यक्ति भी अभ्यर्थी होने का पात्र नहीं होगा। इस बात को मुझे ध्यान रखना चाहिए, निर्वाचन पदाधिकारी को ध्यान रखना चाहिए कि सोसाइटी के व्यवहार से संबंधित किसी मामले में यदि न्यायालय ने संज्ञान ले लिया हो तो वह व्यक्ति भी निर्वाचन का अभ्यर्थी नहीं बन सकता। निर्वाचन कार्यक्रम में किसी अन्य मामले में संज्ञान ले लिया हो तो उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार है किसी सोसाइटी का, वह सोसाइटी के व्यवहार से संबंधित किसी मामले में यदि संज्ञान हुआ हो तभी उस पर हम उसको वंचित कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ बहुत स्पष्ट है, सरचार्ज के मैटर में भी है और इस मामले में भी स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं कि मात्र संज्ञान ले लिया तो उसके खिलाफ यदि सरचार्ज इनिशिएट हो गया, उसके खिलाफ कहीं कोई प्रोसीडिंग अपील में गया और अपील में कोई सुनवाई नहीं हुई तो इसका कोई अर्थ नहीं है, सरचार्ज प्रोसीडिंग इनिशिएट माना जाएगा। इसी तरह संज्ञान के केस में भी है, संज्ञान ले लिया, कोई अदरवाइज कोई सक्षम न्यायालय का आदेश नहीं होता है तो ये संज्ञान माना जाएगा। और एक अन्य अंतिम चर्चा मैं करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति पैक्स की कार्यकारिणी के निर्वाचन में अभ्यर्थी होना चाहते हैं उन पर पैक्स द्वारा किए गए किसी संविदा में, कॉन्ट्रैक्ट में उनको पार्टी नहीं होना चाहिए। पैक्स में इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, पैक्स से ऋण ले सकते हैं, लेकिन कोई संविदा में वो पार्टी नहीं हो सकते हैं। पैक्स किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं लेना चाहिए, या जो कंपनी या जो फर्म ले रही है उसको नहीं होना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए। या पैक्स के द्वारा संपत्ति की खरीद बिक्री की जा रही है उनको भी पार्टी नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति यदि पार्टी होते हैं तो वे भी अपात्र माने जाएंगे, अभ्यर्थी होने के अपात्र माने जाएंगे। मोटे तौर पर मैंने चर्चा कर दी। पहली चर्चा तो मैंने की थी कि कौन कौन व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकते हैं, चूँकि यह जरूरी है सदस्य। उसके बाद कौन कौन व्यक्ति हैं जो निर्वाचन कार्यक्रम में, नामांकन की प्रक्रिया में या निर्वाचन कार्यक्रम में अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं। अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं, सबसे पहले मैंने कर दिया, एक बार मैं फिर से प्रकाश डाल देता हूँ कि वह सोसाइटी का सदस्य नहीं है। वो सोसाइटी का सदस्य नहीं है, भर्ती होगा ही नहीं, मतदाता सूची में उसका नाम है नहीं। दूसरा कंडीशन है कि नामांकन की तिथि को पैक्स से लिए गए किसी ऋण या किसी अन्य सोसाइटी के किसी ऋण का व्यतिक्रमी नहीं हो, या पैक्स का कोई अन्य बकाया उसका नहीं हो। व्यतिक्रमी की मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया कैसे माननीय उच्च न्यायालय फैसला दिया और कैसे रजिस्ट्रार की चिट्ठी निकली है कि व्यतिक्रमी तभी होगा जब उसको सेक्शन 41 में, सेक्शन 40 में या 48 में डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा। 40 में सरचार्ज मैटर में अधिभारित किया जाएगा, 41 में अवार्ड में डिग्री दिया जाएगा, 48 में अवार्ड का डिग्री, 40 में सरचार्ज का प्रोसीडिंग इनिशिएट होना और 41 में अधिक्रमण का ऑर्डर और उसमें आदेश, दीवार का आदेश इसका शामिल होना। 2 चीज़ हो गई। फिर आगे मैंने बताया कि आप इंक्वायरी लंबित होना चाहिए, रजिस्ट्रार के स्तर से कोई ऐसा आदेश नहीं होना चाहिए। सरचार्ज का प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया है तो उसकी चर्चा मैंने कर ही दी। फिर है कि सोसाइटी के व्यवहार से संबंधित कोई मामला में कोई दंडिक कार्रवाई लंबित नहीं हो और उसमें कोर्ट ने संज्ञान ले लिया हो। कार्रवाई में यदि संज्ञान ले लिया हो तो अभी निर्वाचन का अभ्यर्थी नहीं हो सकता है। और सबसे लास्ट में यह है कि सोसाइटी के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या जमीन संपदा के क्रय विक्रय में उसको भागीदार नहीं होना चाहिए, पार्टी नहीं होना चाहिए। यदि वो पार्टी होगा तो यह भी अयोग्यता की श्रेणी में आएगा। तो संक्षेप में मैंने आपको चर्चा की है। धीरे धीरे पहला जो निर्वाचन प्राधिकार जब नोटिफिकेशन निकालेगा तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि प्राधिकार बहुत ही डिटेल रूप से सभी विषयों की चर्चा करता है, एक्ट रूल्स को कोट करता है, माननीय उच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। लेकिन एक्ट और रूल्स में जो प्रोविजंस हैं, बाईलॉज में कोई जो प्रोविजंस हैं मैंने आपको बताया। फिर मैं आपसे मिलूँगा अगले अंक में। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय सहकारिता, जय सहकार।